हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हम इतिहास की श्रृंखला पर ये चौथी क्लास लेकर आए हुए हैं और आज की क्लास में जो देखेंगे वो होगा हमारा महाजनपद काल। इसके पहले तक फ्रेंड्स जो है हमने सबसे पहली क्लास में पाषाण काल के बारे में देखा, ताम्र पाषाण काल के बारे में, देन उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल और इसके बाद जो है महाजनपद काल देख रहे हैं। और ये हमारी जो है चौथे नंबर की क्लास है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस करना अति महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रैक्टिस की दिशा में कदम उठाते हुए दोस्तों ये हमारी आगे श्रृंखला चल रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न अगर आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समय को जाया ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने लगभग जो है यहाँ पर पर्याप्त प्रश्न शामिल किए हुए हैं। इतने प्रश्न लिए हैं कि हर पहलू को जो है कवर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न को। तो निष्फिक्र होकर क्लास देखिएगा। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में जो है सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से कई क्वेश्चन जो है सीधे सीधे कई परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। आपके पास में जो पहला प्रश्न है वह यह है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार का बड़ा प्रश्न देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो है दोस्तों ऐसे प्रश्न है बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे जो है वनडे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आ जाएगा। एक ऑप्शन को उठा करके प्रश्न पूछ लेगा। यही कारण है कि मैंने जो है ऐसे प्रश्न भी उठा लिए हैं ताकि बड़े एग्जाम भी कवर हो सके और साथ ही यदि सिंगल फेज में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका भी कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिएगा, सम्मिलित कीजिएगा। एक साइड में क्या दिए हुए हैं, महाजनपद। थोड़ा सा दोस्तों मुझे लगता है समझा देना चाहिए। अभी मैं ये सब पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि आपके दिमाग में जो है एक थोड़ी सी एक प्रकार की जो है इमेज टाइप की बन जाए। चलिए मैं ब्लैंक पेज ले लिया है और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वैदिक काल हुआ था। इसके पहले हमने जो क्लास क्या पढ़ी थी, वैदिक काल की पढ़ी थी। और वैदिक काल के जो अंतिम चरण था, वैदिक काल का जो अंतिम चरण था लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का। इस समय पर दोस्तों कर्म कांडों की क्या हो गई थी, प्रधानता हो गई थी। कर्म कांड प्रधानता हो गई थी। ब्राह्मणवादी पूर्णतः धर्म लागू हो गया था। यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठानों ने अपना चरम कर्ष दिखा दिया था। इससे जो है दोस्तों कहीं गाय की बलि दी जा रही थी, वहीं बैल की बलि दी जा रही थी। दूसरी तरफ जो है कृषि का दोस्तों तीव्रता से विकास हो रहा था। यहाँ बैलों की आवश्यकता थी। लोहा के आविष्कार के बाद जो है युद्ध भी पर्याप्त मात्रा में होने लगे थे। व्यापार भी दोस्तों विदेशों से बढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी जो कि कर्म कांडों पर न्यूनतम बल देती हो। यही कारण था कि दोस्तों वैदिक काल का लोग क्या करने लगे, जो वैदिक कालीन धर्म था उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। इसी विरोध के परिणाम स्वरूप दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक और जहां पर क्या हुए, 16 महाजनपदों का राजनीतिक रूप से उदय हुआ। क्या हुआ, 16 महाजनपद का राजनीतिक रूप से उदय हुआ। वहीं वैदिक धर्म के खिलाफ जो है दोस्तों 64 प्रकार के नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, बौद्ध और चारवाक, ऐसे कई सारे धर्म थे। अजीवक संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदाय थे, इनका उदय हुआ। इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले राजनीतिक रूप से 16 महाजनपदों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक महाजनपद का कोई ना कोई क्षेत्र था। यहाँ का दोस्तों कोई ना कोई वंश था। यहाँ का कोई ना कोई क्या रहा होगा, शासक रहा होगा। यहाँ की कोई ना कोई जो है राजधानी रही होगी। इन्हीं को लेकर आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र का कौन राजा था, कौन राजधानी थी, कौन शासक था और कौन सा क्षेत्र था। यही प्रश्न पूछा जाता है। क्या उनमें लड़ाइयाँ हुई। चलिए अब आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए प्रश्न की उसकी बात करते हैं। जो हमारा प्रश्न था ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये दोस्तों महाजनपद एक साइड में दिए हुए हैं और दूसरी साइड में आपके क्या दिए हुए हैं, राजधानियां दी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं।
तो अगर कहा जाए कि गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों गंधार महाजनपद की राजधानी हो जाएगी आपकी तक्षशिला जो है गंधार महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी, सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी आपकी कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी हो जाएगी दोस्तों श्रावस्ती। ये वही कौशल है जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती के आसपास का ही क्षेत्र हुआ करता था अयोध्या। अब इन्हें जो है ऑप्शन में मिला लेते हैं। तो ए नंबर का चौथा नंबर कहाँ देख पा रहे हैं, ए नंबर का चौथा नंबर। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ए का वो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। तो ये वाले हैं। अब बी का देख लेते हैं, बी का पहला देख लेते हैं। तो बी का पहला जो है दो जगह पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी का देख लेते हैं, सी का है दूसरा। तो सी का दूसरा यहाँ पर भी दिया हुआ है और सी का दूसरा यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। ये 16 महाजनपद है दोस्तों, यहाँ राजधानी को लेकर के प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपके सामने, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ेक कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब 16 महाजनपद हुए तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जिसका नाम था क्या, मगध। और इस मगध महाजनपद में बात करें दोस्तों, कई राजवंशों ने शासन किया है। अभी देख लेते हैं, बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर हर्यक वंश द्वारा शासन किया गया था, हर्यक वंश द्वारा। और हर्यक वंश के पश्चात यहाँ पर शिशुनाग वंश द्वारा शासन किया गया, शिशुनाग वंश द्वारा मगध महाजनपद में शासन किया गया। और शिशुनाग वंश के पश्चात जो है दोस्तों यहाँ पर नंद वंश द्वारा शासन किया गया। और नंद वंश के पश्चात में यहाँ पर किसके द्वारा, मौर्यों द्वारा शासन किया गया। मौर्यों के पश्चात जो है शुंगों ने भी शासन किया। अब इनके जो है प्रत्येक शासक हुए हैं। इनमें अगर बात की जाए, हर्यक वंश के जो दोस्तों शासक हुए हैं उनमें जो संस्थापक थे जिनका नाम था बिंबिसार। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, बिंबिसार हुए। और बिंबिसार के बाद जो है दोस्तों अजातशत्रु शासक हुआ। हर्यक वंश में अजातशत्रु शासक हुआ। अजातशत्रु के बाद जो है यहाँ का उदयन शासक हुआ। उदयन के बाद जो है नागदशक शासक हुआ। शिशुनाग जो है इस वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग इस वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक जो था फ्रेंड्स वो महापदम नंद था। और मौर्यों का संस्थापक जो था आपका वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न हमारा पूछा गया हर्यक वंश को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। जो दोस्तों यह आपके अजातशत्रु थे, इन्हें क्या कहा जाता था, कुड़िक कहा जाता था। किसको कहते थे, कुड़िक। तो अजातशत्रु को जो है कुड़िक के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयन की बात करें दोस्तों, इस वंश का शासक था और इसने जो है हमने क्या बता दिया अभी, अजातशत्रु को जो है क्या कहा जाता था, कुड़िक कहा जाता था। बिंबिसार दोस्तों बात करें तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का क्या था, आपका संस्थापक था हर्यक वंश का। उदयन जो है दोस्तों इसने क्या है, पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने राजधानी बनाई हुई थी। अजातशत्रु जो दोस्तों इसे कुड़िक कहते हैं, ये दूसरा शासक था। ये जो हर्यक वंश है इसे दोस्तों पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वंश है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की हुई थी। तो अपने पिता की हत्या करके ये शासन करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको इस प्रकार का पढ़ना पसंद आ रहा है? यदि हाँ तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में अंत में जरूर बताना। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आपके सामने जो है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो इसका दोस्तों सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब है आपका बी ऑप्शन जो है इसी ने की हुई थी। और इसी ने क्या बनाया था, पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया हुआ था। अजातशत्रु की बात कर चुके हैं। अशोक जो दोस्तों मौर्य वंश का शासक है, अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। और जो घनानंद है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे जेंडरमीज भी कहा गया है यूनानी ग्रंथों में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों शिशुनाग वंश की बात करें तो वो शासक कौन था,
कालाशोक था। तो एक बात आपको क्या पता चली कि कालाशोक भाई साहब को क्या कहते हैं, काक वर्ण भी कहते हैं, काक वर्ण भी कहते हैं। तो काक का मतलब भी होता है दोस्तों कौवा, वर्ण का मतलब होता है रंग, कौवे के रंग के समान। तो ये वो काले रंग का संभवतः रहा होगा, इसलिए इसे काक वर्ण भी कहा जाता है। और इसके समय पर क्या हुई थी दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, इसी के समय पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, शिशुनाग बात करें तो शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश का क्या था, संस्थापक था। और नंदीवर्धन जो है अगला शासक, चलिए खैर बात करते हैं आगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, थोड़ा सा यहाँ पर जो है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर दोस्तों सिकंदर की मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे सिकंदर की बात की जाए कि सिकंदर कौन था, सिकंदर को लेकर के प्रश्न आया हुआ है, तो सिकंदर की दोस्तों बात करें तो यह कौन था, यूनान का रहने वाला था। जो मेसाडोनिया था, मेसोडोनिया वाला क्षेत्र था, वहां पर फिलिप द्वितीय का जो है पुत्र हुआ करता था। 20 साल की उम्र में शासक बना और विश्व विजय अभियान के लेकर के निकला हुआ था। इसने कई क्षेत्रों पर आक्रमण किए, उसमें से भारत में भी इसने आक्रमण किया और यूनान में इसका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, बात करें एशिया में, यानी कि इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी एशिया में जो है बेबीलोन के पास में, बेबीलोन के पास में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। और अफ्रीका में क्या हुआ था दोस्तों, इसे दफनाया गया था। तो ये ऐसा शासक है जो 3 जगह है अलग अलग कार्य हुए थे। इसकी जो जन्म तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। फारस दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईरान को जो है फारस कहा जाता था प्राचीन काल में। मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था वैदिक काल में कि ईरान के किस ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तक्षशिला बात करें दोस्तों, यह है गंधार महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, तक्षशिला हुआ करती थी। यहीं के प्रोफेसर थे कौन, आचार्य चाणक्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव करा, मतलब युद्ध हुआ था उनका। फ्रेंड्स, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, सिकंदर ने जब विश्व विजय अभियान लेकर के निकला और कई जगह पर आक्रमण किए, उसमें से भारत में भी आक्रमण किया। तो दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो दोस्तों भारत में प्रवेश करते ही कौन मिला, एक शासक मिला और उस शासक का नाम था राजा अम्भी। क्या नाम था, राजा अम्भी। और राजा अम्भी ने बिना लड़े ही क्या कर दिया, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका क्या बन गया, सहयोगी बन गया। जब और आगे सिकंदर बढ़ा तो वहां पर दोस्तों झेलम और जो रावी नदी के बीच का क्षेत्र था, वहां पर जो है एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पोरस। ये पुरु राज्य के राजा थे, राजा पोरस। और राजा पोरस के संग में युद्ध हुआ किसका, सिकंदर का। सिकंदर का युद्ध हुआ और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस युद्ध को जो है, इस युद्ध को कहते हैं हाइरे स्पीसीज का युद्ध है। अरे भाई तो खतरनाक मोटा है, थोड़ी सी रुक जाइए, मैं इसे और थोड़ा पतला कर दूं। तो इसे क्या कहते हैं, हाइरे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। हाइरे स्पीसीज, हाइरे स्पीसीज का युद्ध कहा जाता है। और ये किनके मध्य में हुआ था दोस्तों, पोरस और सिकंदर के मध्य में हुआ था। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, इसे बेतस्ता का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बेतस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है जिस नदी के किनारे लड़ा गया था उस नदी का दोस्तों नाम था झेलम नदी के किनारे यह जो है युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी किनारे, झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है, बेतस्ता देखने को मिलता है। आपसे अगर पूछा जाए ये युद्ध कब हुआ था, समय को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ था इसमें, जो है पोरस की जो है मतलब सिकंदर की इसमें क्या हुई थी दोस्तों, जीत हुई थी। हालांकि पोरस को जो है, पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर द्वारा उसके राज्य को वापस कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, पूछा गया है कि किस
नदी का नाम पूछा गया तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, झेलम नदी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था, बेतस्ता था। दोस्तों रावी का प्राचीन नाम जो क्या था, परुष्णी था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमने वैदिक काल में पढ़ा था, आर्य वैदिक काल में परुष्णी नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था। सतलज का दोस्तों प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, शतुद्री देखने को मिलता है। और चिनाब का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, अस्किनी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न के साथ में मुझे लगता है 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए होंगे। दोबारा बातें आएंगी, मैं रिवाइंड नहीं करवाऊंगा। अगली बातें करते हैं, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये मृदभांड कौन से थे, उत्तरी जो पॉलिसीकृत मृदभांड हुआ करते थे, काले पॉलिसीकृत हुए क्या थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स 6वीं शताब्दी में ना कह के भाई मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1100 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के मध्य में ये मृदभांड चलते थे। इसके पहले जो है चित्रधूसर मृदभांड चला करते थे। तो फ्रेंड्स ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, 6वीं सदी ईसा पूर्व, ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है कि द्वितीय नगरीकरण क्रांति भारत में किसे कहा जाता है। तो जो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय उसे कहा जाता है। और इस समय पर 2 घटनाएं हुई थी। क्रांति का मतलब क्या होता है, महान परिवर्तन। और महान परिवर्तन क्या हुआ था कि 64 प्रकार के नए धर्मों का उदय हुआ था। और दूसरी ओर जो है दोस्तों यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो दोस्तों पाली ग्रंथ जो हुआ करते थे उनमें क्या कहा गया है, गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। और जो ऋग्वैदिक काल में जो गांव का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे दोस्तों, ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी जो होता था, ये कब की बात है दोस्तों, ये वैदिक काल की बात है, ये भी आप याद रखिएगा, वैदिक काल की बात है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों भारत में जो है 16 महाजनपद हुए थे। उज्जैन जो है इस प्रकार से यूं मान लीजिए, एक महाजनपद हुआ करता था अवंती, और उसी अवंती की जो राजधानी हुआ करती थी उज्जैन हुआ करती थी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, अवंतिका था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे किस नदी के किनारे अवस्थित था उज्जैन, तो नदी का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन स्थित था। कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों यहीं पर उज्जैन में जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है यहीं पर ज्योतिर्लिंग है। और उज्जैन कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन को दोस्तों जो है धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। धरती का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो उज्जैन में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है मंगलगिरी। क्या स्थित है, मंगलगिरी स्थान स्थित है। यहीं पर जो है धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। तक्षशिला की बात करें दोस्तों, ये गंधार महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। कान्यकुब्ज की बात करें तो ये कन्नौज का प्राचीन नाम था, कान्यकुब्ज। और धान्य कटक संभवतः उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों नंद वंश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो शासक मिलते हैं हमें, महापद्म नंद रहते हैं यहाँ के शासक। इसके बाद जो है दोस्तों जो अंतिम शासक रहते हैं यहाँ के वो कौन है, घनानंद जो है अंतिम शासक रहते हैं। महापद्म नंद की दोस्तों अगर आपसे कुछ जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो आप क्या बताएंगे, इनकी जानकारी हमें दोस्तों जो खारबेल का अभिलेख है, भाई कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद ने जो है कलिंग को जीता और वहां पर जो है एक नहर का निर्माण करवाया हुआ, यह भी वो अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। उस नहर का नाम था दोस्तों तनसूली नहर। कौन सी नहर, तनसूली नहर का निर्माण करवाया हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, महापद्म नंद जो है इस वंश का संस्थापक, बहुत प्रतापी शासक माना गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्रमीज या
जेंड्रमीज किसे कहा गया? तो घनानंद के लिए जो शब्द आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ? यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज या जेंड्रमीज आया है। काला शोक को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, काला शोक को, ये बात कर चुके हैं। और अजात शत्रु को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? से कुड़िक भी जो है अजात शत्रु को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स अगर आपसे कहा जाए पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? सही जवाब है आपका ईरानियों द्वारा किया गया था। कहो कब किया गया था? ये दोस्तों 516 जो है ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दारा प्रथम द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसे डेरियस प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को डेरियस प्रथम भी कहा जाता है। कहाँ पर किया था? तो दोस्तों जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है सिंध प्रांत पर किया हुआ था। फ्रेंड्स ये कौन से वंश के शासक जो दारा प्रथम था? ये आपका ईरान के हखामनी वंश का शासक था। कौन से वंश का? हखामनी वंश का शासक था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यूनानियों द्वारा जो आक्रमण किया गया दोस्तों यह है प्रथम यूरोपीय आक्रमण था, लेकिन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण था। शक कुषाण जो है बहुत बाद में आए हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? वो दोस्तों यूनानियों द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 326 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिकंदर द्वारा किया गया था। इसकी पूरी कहानी हम बात कर चुके हैं। ईरानियों का जो आक्रमण था पहला आक्रमण था, और ये कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वो शासक दोस्तों हम बात कर चुके हैं, कौन है? डेरियस या दारयाहू प्रथम या दारा प्रथम इसी को कह दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, हाइडे स्पीसीज या बेतस्ता का आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? दोस्तों इसे भी हम बात कर चुके हैं कि सिकंदर और पोरस के मध्य में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये प्रश्न की बात कर चुके हैं दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में किया था। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, 326 यहाँ भी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ ईसवी ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ शासक दिए हुए हैं, एक तरफ वंश दिए हुए हैं। तो हमने बात की हुई थी कि हर्यक वंश का कौन था भाई? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। काला शोक जो है दोस्तों शिशुनाग वंश का था, सीधे दिए हुए हैं क्या भाई? महापदम नंद जो है दोस्तों ये नंद वंश का है, और बिंदुसार जो है आपका मौर्य वंश का है। तो इस प्रकार से क्या सही हो जाएगा आपका? ए का पहला बी का दूसरा, ए का पहला बी का दूसरा, ए का पहला बी का दूसरा, तो ये दोनों भाई गलत हो रहे हैं। आगे देखते हैं सी का चौथा, तो सी का चौथा यहाँ पर दिया हुआ, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, एक तरफ जो है महाजनपद कौन से क्षेत्र पर स्थित था उसे कहा गया है? तो मगध दोस्तों ये है, पटना बिहार वाला क्षेत्र है मगध। वत्स जो है दोस्तों रहने दीजिए भाई, तो ए नंबर का पहले क्या है भाई? एक से मिलाइए, ए नंबर का जो है पहला है, ये दो ऑप्शन क्या हो गए? गए। अब बी का भी दूसरा ही है भाई, वत्स वाला क्षेत्र पटना नहीं हो सकता, तो डी का दूसरा। सी से मिलाते हैं, सी नंबर में जो है आपका कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? कौशल क्षेत्र जो हो जाएगा दोस्तों अवंती, आपका पहले मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा, इसे मिला लीजिएगा। तो डी नंबर का जो है चौथा नंबर है, कहीं नहीं दिया हुआ भाई, डी नंबर चौथा यहाँ दिया हुआ, पहले गलत है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ? मिलाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता भाई ये कौन कौन से क्षेत्र में थे, लेकिन ये वाला पता है ए नंबर का और डी नंबर का, इनसे मिलाइएगा, ठीक है? तो इनसे मिल जाएगा। और ये आपका जो वत्स वाला क्षेत्र हुआ करता था ये जो हो जाएगा अवध का, और कौशल जो हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। मुस्लिम आक्रमण के समय पर दोस्तों इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। वत्स काफी बड़ा राज्य था भाई, ग्वालियर वाले इसी साइड में आते। चलिए अगले प्रश्न की खैर बात करते हैं, और अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की शुरुआती राजधानी थी वो क्या थी आपकी? गिरिब्रिज या राजगृह थी।
और किसके द्वारा पाटलिपुत्र की जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था, वो किसके द्वारा, उदयन के द्वारा जो है यह राजधानी बनाई गई थी। चंपा दोस्तों, ये आपके अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। और चंपा के वास्तुकार आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, महागोविंद जो है इसके आपके क्या है वास्तुकार हैं। वैशाली जो है दोस्तों, वैशाली को जो है शुंगों द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है इसे वैशाली को राजधानी बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो इसकी बात कर चुके हैं, उदयन के द्वारा चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है दोस्तों, तो महाभारत में हालांकि मिलती है दोस्तों, लेकिन 2 से 3 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय में आपके जो है ये 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। प्लस एक जो है ये कौन सा है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय जो है कौन है, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। और एक जैन ग्रंथ है, इसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। इसमें भी जो है 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिल जाती है। और ये जो है आपका कौन सा ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद इसमें किन महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो अंग और मगध महाजनपद की राजधानी में मगध महाजनपद की जानकारी कहाँ देखने को मिल जाती है, अथर्ववेद में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का जो है समकालीन था। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया, भाई थोड़ा सा समझिएगा, खतरनाक मैं बना दूंगा, इतिहास को उल्टा बनाया, कैसा भी रहा हो समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि भारत ही है ये, ठीक है। खैर ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ये आपका ईरान वाला क्षेत्र हो जाएगा, और बाकी फिर यहाँ यूनान आ जाएगा, यहाँ यूनान था। तो सिकंदर जो है यूनान से आक्रमण करते हुए इस प्रकार से चलता है, और ऐसे आते हुए इस प्रकार तक्षशिला तक आता है। यहाँ के जो राज्य रहता है इसका नाम एक तक्षशिला का यहाँ का राजा अम भी रहता है। और आगे आता है तो यहाँ पर जो है पोरस से लड़ाई होती है, और थोड़ी आगे आने पर यहाँ पर पोरस से लड़ाई होती है। और इस समय पर जो है ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, ये मगध क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को क्या कहते थे, मगध कहते थे, मगध। और मगध का इस समय पर राजा कौन था, घनानंद था। इसी घनानंद से जो है चाणक्य जो है सहायता मांगने के लिए गया था कि भाई बाहर से जो है सुरक्षा हमें करनी चाहिए, परंतु घनानंद ने क्या कर दिया, चाणक्य का अपमान कर दिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कौन था शासक दोस्तों, वो था आपका घनानंद था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इस सदी में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे हम बात करें भाई, मगध में सबसे पहले जिसने शासन किया वो कौन सा वंश था, जिसका नाम था हर्यक वंश। और जो हर्यक वंश का फ्रेंड्स से पहला शासक था, हर्यक वंश का जो पहला शासक था उसका नाम क्या था, हर्यक वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। और बिंबिसार के दोस्तों शासनकाल की बात करें तो वो रहता है आपका 545 से जो है शुरू होता है, और ये 412 ईस्वी तक जो है चलता है। 545 से ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। दोस्तों ईसा पूर्व जो है उल्टा चलती होती है, ये कौन शताब्दी में आएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा 545। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर की ही भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर ने दोस्तों कब आक्रमण किया, हम कहेंगे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। उसने कई राज्यों को क्या कर लिया, जीत लिया, कई राजाओं ने उसका समर्पण स्वीकार कर लिया। तो क्या कारण थे कि वह सफल हो गया, तो पहला कारण जो दिया हुआ है इसमें बताना है कौन सही कौन सी गलत है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या ये बात सही है दोस्तों कि भारत में कोई जो है
केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि घनंद जो है वो आपका मगध क्षेत्र का शासन हुआ करता था। पूरा भारत जो है दोस्तों कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपद में महाजनपद में बटा हुआ था, और कई जो है छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे। ये बिल्कुल बात आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कोई केंद्रीय सत्ता, यहाँ केंद्रीय लिखा होगा तो क्या हो जाएगा भाई? केंद्रीय सत्ता। ये बात आपकी क्या है? सही है। दूसरी बात क्या कहता है? उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी बात सही है दोस्तों। सिकंदर ने जो है विश्व विजय अभियान रखा था और अपनी सेना को बेहतर तरीके से जो है ट्रेंड किया हुआ था। उसके पास में अच्छे अच्छे तीरंदाज भी हुआ करते थे, घोड़ा सेना भी होती थी, हाथी सेना भी होती थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये भी दोस्तों सही बात है, कोई दोरा नहीं। कौन थे? तक्षशिला के राजा जो है अम्भी ने जो है क्या किया था? सिकंदर का सहयोग किया था। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। यह बात भी सही है दोस्तों, सिकंदर एक अच्छा प्रशासक भी था। परंतु दुर्भाग्य उसका ये रहा कि वह जो है पूरी तरह से भारत में जीत नहीं पाया। उसकी सेना जो है दोस्तों व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तभी तो मैं एक शायरी अक्सर कहता रहता हूँ कि ये शहर है अमीन शाहों का, ये शहर है अमीन शाहों का, इन नशीली आंखों में समंदर डूब जाते हैं। ये हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ अच्छे अच्छे सिकंदर डूब जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी बातें जो है सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 16 महाजनपद हुए थे, और 16 महाजनपद में से जो प्रत्येक का राजा हुआ करता था। तो एक तरफ जो है महाजनपद का क्या दिया हुआ? राजा दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है तो किस राज्य का राजा था। दोस्तों इसकी बात करें, प्रद्योत। प्रद्योत मतलब चंद्र प्रद्योत। क्या नाम था भाई? इसका पूरा नाम जो है चंद्र प्रद्योत था, चंद्र प्रद्योत। और चंद्र प्रद्योत कहाँ का राजा हुआ करता था दोस्तों? ये अवंती महाजनपद का राजा था। इसी को जो है पीलिया रोग हो गया था, जैसे बिंबिसार ने सहायता भेजी थी। तो प्रद्योत का सही क्या हो जाएगा? अवंती सही हो जाएगा। उदयन जो है दोस्तों ये वत्स का राजा हुआ करता था। प्रसेनजीत जो है दोस्तों अजातशत्रु मगध का राजा हो जाएगा, और प्रसेनजीत जो है कौशल का राजा हो जाएगा। आपको इस प्रकार से मिला लेना है। डी नंबर का पहला तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। प्रसेनजीत सी का जो है चौथा, सी का चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी दोस्तों? इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि कलिंग में खोदी गई थी, और इसकी जानकारी हमें जो कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो मैं क्या कर रहा हूँ? व्याख्या कर रहा हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख से, और ये कहाँ कहा दोस्तों? खारवेल का अभिलेख है जो कलिंग का शासक बाद में हुआ। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि जो है नंद यहाँ पर जीता वो महापद्म नंद, और यहाँ पर कौन सी नहर का निर्माण करवाया? तो आप क्या बताएंगे? तंसुली नहर का जो है यहाँ पर निर्माण करवाया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, इसकी बात कर चुके हैं। वो कौन है भाई? डेरियस साहब जो है ये शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी पूछे गए प्रश्न देख पा रहे हैं ना, आर्य से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ जो है युद्ध रहा था? जो मगध के राजा अजातशत्रु थे उनका जो है युद्ध किसके साथ में हुआ था? ये आपको क्या है? बताना है। तो ये जो अजात शत्रु थे दोस्तों, अजात शत्रु पहली बात समझिए कहाँ के राजा थे? तो मगध के राजा थे, और इसके पिता जो थे वो भी खतरनाक व्यक्ति थे भाई। साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक, राजनीतिक संघर्ष इत्यादि सभी की युद्ध की नीति अपनाई थी। उसने अंग राज्य को जीत लिया था, और इसने क्या किया कि वज्जी संघ को जीतने के लिए, वज्जी संघ को जीतने के लिए खतरनाक काम किया। और वो खतरनाक काम क्या किया? वज्जी जो गणराज्य हुआ करता था, वैशाली गणराज्य से कहा जाता था, वहां पर दोस्तों पहले तो इसके दो कूटनीतिज्ञ थे इसके दरबार में रहने वाले, उनका नाम नहीं मैं याद कर पा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फूट डलवाई। फूट डलवाने के बाद जो दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर आक्रमण में जो है अजातशत्रु ने एक हथियार का प्रयोग किया था। उस हथियार का नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था? महाशिला कंटक। और एक हथियार और था अजातशत्रु के पास में, इसका नाम था भाई रथ समूलक।
रथ समूलक। ये जो है हथियारों की मदद से उसने बहुत सारे युद्ध जो है मार दी बहुत लोगों को। महाशिलाकंटक दोस्तों ये पत्थर फेंकने वाला उपकरण था, युद्ध भूमि में से पत्थर पटके जाते थे इसके माध्यम से। तत्समूलक तो वही है दोस्तों जो अपने वो कटप्पा मूवी देखी होगी बाहुबली की, जिसमें वो आगे रथ में लगा रहता है और जो खसखस 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 चलता है उसके आगे जो कोई भी आता कट जाता है, वो यही है तत्समूलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि वज्जी संघ को जो है दोस्तों जीतने के लिए जो है उसने युद्ध रहा था, इसके साथ में युद्ध किया था वज्जी से। अगला प्रश्न है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा होता था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक उपकरण नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था, वो कौन था भाई? अजातशत्रु था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगर कोई जानता है भाई, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था और इसे जो है दोस्तों यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? जेंड्रमीज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जेंड्रमीज भी कहा गया था। और इसका अंत किसके द्वारा किया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था? इसका अंत कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़िएगा थोड़ा सा, कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? फ्रेंड्स सिक्कों का प्रचलन अगर बात करें तो इसके पहले हमने जब वैदिक काल पढ़ा था तो वहां पर जो है निष्क प्रतिमान शतमान निष्क जो है और निष्क शतमान कृष्ण आयस है, ऐसे जो है दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की धातु रूपी मुद्राएं चलती थी, लेकिन ये कोई सिक्के नहीं थे। पहली बार जो है सिक्का दोस्तों देखने को मिलता है, प्रथम बार वो कब देखने को मिलता है? 6वीं सदी ईसा पूर्व में देखने को मिल जाता है। और ऐसे सिक्कों को दोस्तों क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के कहा जाता था। और इन आहत सिक्कों को ही दोस्तों दूसरा नाम एक में देखने को मिलता है, वो क्या नाम है? इन्हीं को जो है दोस्तों पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। पंच मार्क कॉइन, क्योंकि इनमें दोस्तों कोई लिखा हुआ चीज नहीं मिलता था, ये सिंपल से ऐसे पंच किए हुए सिक्के थे, मोहर लगाए हुए सिक्के थे। आगे चलकर यूनानी प्रभाव से जो दोस्तों सिक्कों में लेखन कला का प्रभाव दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुझे लगता है समझ ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड बनाऊंगा अब कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिएगा। दोस्तों जो राजा हैं ये अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। ठीक है, अजातशत्रु बात करें दोस्तों ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। बिंदुसार जो है आपका मौर्य वंश का शासक है और प्रसेनजीत जो है दोस्तों ये कौशल राज्य का शासक था। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें दोस्तों आपको बताना है कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंदुसार दोस्तों ये बुद्ध के समकालीन नहीं था, क्योंकि ये बिंदुसार बहुत बाद का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया हुआ था, तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? अजातशत्रु भी था और प्रसेनजीत भी था, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि बिंदुसार नहीं था, तो जिसमें 2 ऑप्शन दिया है तो वाला गलत है, तो भाई इसमें भी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं, तो आप तुक्का भी लगाएंगे ना, तो इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग कीजिएगा ताकि 50% तुक्का सही होने के चांस हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है दोस्तों बड़े राज्यों का उदय हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? पहला है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन। भाई ऐसा कहाँ से होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास काफी पहले चल रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अब लोहे के उपयोग से दोस्तों क्या हुआ कि कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। जंगलों को क्या कर दिया गया? साफ किया गया और क्या बनाए गए? जंगल जो हुआ करते थे, जंगल को लोहे से काट कर कृषि होने लगी और कृषि से जो है दोस्तों क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई। और जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो राजा को आयकर बड़ी मात्रा में मिलने लगा। जब आयकर बड़ी मात्रा में मिला तो राजा क्या हुआ? मजबूत हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य पर जीवक को किस राजा के
की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो दोस्तों एक राज्य हुआ करता था, इस राज्य का नाम था यहाँ पर क्या, अवंती। अच्छे से बनाऊं, चलिए ठीक है, 1 मिनट हो जाइए, ये चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए। ये राज्य कौन सा है आपका, ये राज्य है अवंती। और ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है आपका, भाई बताता हूँ कौन सा राज्य, ये जो है आपका मगध राज्य था, मगध। और ये राज्य कौन सा था, ये था अवंती राज्य। और जो अवंती का राजा हुआ करता था उसका नाम था चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। और मगध का राजा था दोस्तों बिंबिसार, बिंबिसार। बिंबिसार ने दोस्तों 3 प्रकार की नीतियां अपनाई थी अपने, मतलब पहले पुराने जमाने में क्या होता था भाई, एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करना बहुत जरूरी था, जब ऐसा इतना नहीं एक दूसरे को मार दिए जाते थे। तो इसने एक मैत्री की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति, एक मैत्री की नीति, तो कई राज्यों से मित्रता कर लेता था उनका सहयोग करके। दूसरी इसने विवाह की नीति अपनाई थी, कई जगह विवाह किए थे दोस्तों। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया, मध्य प्रदेश की राजा क्षेमा से विवाह किया था, और एक और विवाह किया, 3 विवाह किए थे। तो विवाह की नीति अपनाई थी, और एक जो है युद्ध नीति अपनाई थी। तो जो कमजोर राज्य हुआ करते थे वहां पर ये आक्रमण कर देता था, अपने राज्य में विलय कर लेता था। जो मजबूत राज्य होते थे वहां पर विवाह कर लेता था, और जो कैसे भी नहीं मानता था तो उससे दोस्त बना लेता था। तो ये बिंबिसार ऐसा व्यक्ति था, मगध का विस्तार करता था। तो इसने मैत्री नीति के तहत क्या किया, इसने क्या अपनाई, मैत्री की नीति अपनाई। और जो अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत होता था, उसे क्या हो गया था दोस्तों, एक रोग हो गया था, और उस रोग का नाम क्या था, पीलिया नाम का रोग था। और पीलिया रोग के कारण वो जो है मर रहा था। तो जो ये राजा है, कौन राजा भाई, ये वाला मगध का बिंबिसार, इसके दरबार में एक बहुत खतरनाक जो वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। जीवक दोस्तों याद रखिएगा, एमपीपीएससी ने तो हद कर दिया भाई, एक बार जीवक की माता का नाम पूछ लिया। जीवक जो है एक वैश्या का पुत्र था जिसका नाम था सालावती, सालावती भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया। सालावती नाम था, मैं पढ़ चुका हूँ इस प्रश्न को, सालावती, या भाई दूसरा नाम ले लेता हूँ रूप जीवा, ऐसे ये ठीक है, सालावती ही है, रूप जीवा तो वही अलग ही बात है। तो सालावती जो है इनकी क्या नाम था, माता का नाम था। जीवक जो है यहाँ पर बिंबिसार ने किसे भेजा, जीवक को भेजा, और इनका पीलिया रोग सही हुआ। चंद्रप्रद्योत ने कहा अरे भाई मुझको बचा लिया, इसलिए क्या हुआ, खतरनाक इनके बीच में मित्रता हो गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवंती राज्य का राजा हुआ करता था कौन, चंद्रप्रद्योत, जहां पर जीवक नाम का राजवैद्य जो है भेजा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। दोस्तों बाद में जो है शिशुनाग ने क्या कर लिया, अवंती को जीत लिया था और मगध में विलय कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। दोस्तों अंग की बात करें, अंग का विलय जो है किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, मैंने बताया था बिंबिसार ने 3 प्रकार की नीतियां बनाई थी, और युद्ध नीति का उपयोग करके दोस्तों इसने क्या कर लिया था, मगध का विलय कर लिया था। और जो अजातशत्रु था, इसने क्या किया था दोस्तों, बज्जी पर आक्रमण किया था और यंत्रों का उपयोग किया था। उदयन ने जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने जो है अवंती का विलय कहाँ पर किया था, मगध में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था। दोस्तों अवंती का किया था, वत्स का किया था, लेकिन काशी का जो है विलय नहीं किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। और दोस्तों काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया हुआ था। तो जो काशी और लिच्छवी नाम के 2 ये हुआ करते थे। लिच्छवी दोस्तों दुनिया का पहला गणराज्य है, ध्यान रखिएगा, लिच्छवी जो दुनिया का पहला गणराज्य भी है। तो इनका विलय जो किया था अजातशत्रु ने किया था। एक्चुअली में क्या था वही कि जो प्रसेनजीत हुआ करते थे, कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत ने जो है अपनी बहन थी इनकी, उसका विवाह किसके साथ में किया था, बिंबिसार के साथ में किया था, बिंबिसार के साथ में किया था। और बिंबिसार जब क्या हो गया दोस्तों, मर गया, तो उनके जो मगध से अच्छे संबंध भी बिगड़ गए। और बिंबिसार का पुत्र कौन था भाई,
अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या करके शासक बना हुआ था, तो प्रसेनजीत ने जो काशी उसे दिया हुआ था वापस ले लिया। क्या कर लिया? प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, क्योंकि वो कौशल का राजा था, उसी के आसपास का क्षेत्र था। तो अजातशत्रु ने क्या किया? प्रसेनजीत पर वापस आक्रमण किया और इनकी जो बहन थी भाई महाकौशला, क्या नाम था इनकी बहन का? महाकौशला नाम था। उससे विवाह किया और दहेज में जो है काशी प्राप्त किया। दहेज में जो है दोस्तों काशी पुनः किसको मिल गया? अजातशत्रु को मिल गया था। तो इस प्रकार से काशी को विलय कर लिया और लिच्छवी को भी कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? दोस्तों मगध साम्राज्य जो है पुराणों में महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की थी। दोस्तों ये बात सही है। पुराणों में जो है, हालांकि हम 4 ही साधक पढ़ते हैं कि मतलब हर्यक वंश पहला वंश था, लेकिन पुराणों के अनुसार जो पहला वंश था वो कौन सा था? बृहदरथ वंश था। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्व छत्राता के क्षत्रियों का अंत करने वाला एक राष्ट्रीय उपाधि धारण की। तो ये दोस्तों बात तो सही है कि इसने जो है उपाधियां ये धारण की हुई, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी है। बिल्कुल यह भी बात सही है कि गिरिब्रज जो दोस्तों सबसे पहली राजधानी थी, राजगृह फिर उसकी को अजातशत्रु ने बनाई, पाटलिपुत्र जो है दोस्तों उदयन द्वारा बनाई गई, और वैशाली जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाई गई थी। तो ये 4 राजधानियां भी रही हैं। तो इनमें से दोस्तों सभी बातें सही हैं मुझे लगता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों आपको पता है उत्तर भारत में किसका शासन था? नंदवंश का शासन था। नंदवंश का राजा उस समय पर कौन था? तो घनानंद जो है इस समय नंदवंश का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, मतलब 6वीं शताब्दी के आसपास कौन था? तो भाई हर कोई जानता है मगध जो है 16 महाजनपद हुए थे। 16 महाजनपदों में दोस्तों सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था, उसका नाम क्या था? मगध नाम था। इसके बाद अवंती का नाम आता था। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो हमने देखा था कि फ्रेंड्स यहाँ पर ईरानी आक्रमण हुआ था, और ये ईरानी आक्रमण कब हुआ था ये भी आपको पता है। कब हुआ था कमेंट में बताइए। 516 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया गया था। क्या प्रभाव हुए थे वहां की? दोस्तों खरोष्टी लिपि आई हुई थी। बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से जो है ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव था कि भारत में खरोष्टी लिपि आई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ये भी सही है। हालांकि कई लोग कहते हैं दोस्तों कि अशोक ने जो है अभिलेख अपने बनवाए हुए थे, वो बात अलग है, परंतु अभी तो अशोक नहीं था ना 516 ईस्वी में। तो अभिलेख जो लिखने की कला मूल रूप से आई हुई थी, कहाँ से आई हुई थी? वहीं से आई हुई थी। ईरानियों की छत्र प्रणाली आई, ये भी बात सही है दोस्तों, छत्र प्रणाली भी आई थी। हालांकि छत्र प्रणाली शकों में भी थी। घंटाकार के गुम्बज की कला, बिल्कुल सही बात है ये भी। मतलब स्थापत्य के क्षेत्र में स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी बात सही है दोस्तों। यही से तो अभी जाकर के जब बहुत बाद में अंगरक्षक है वो बलवन बनाएगा, तो महिला अंगरक्षक ही बनाएगा, क्योंकि वो ईरानी प्रथा को फॉलो करेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे आपके सभी के सभी जवाब जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? चलिए देख लेते हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित की, बात सही है दोस्तों। जब आक्रमण होगा तो उसके बाद जो है व्यापार अपार होने लगा था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सही बात है, क्योंकि जैसे ही पश्चिम भारत पर जो है आक्रमण हुए तो वो सब रास्ता रास्ता जान गए, तो अगले आक्रमण आसान हो गए। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही बात है कि अनेक प्रकार के जो उपनिवेश बने थे भारत में, वो कहीं ना कहीं मूल यही था। उसने भारत को यूनान की रियासत बना दिया। ये बात गलत है जो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था, ये रियासत नहीं बना पाया था, वो छोड़ करके चला गया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जीत लिया था वापस। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या नहीं थी? तो दोस्तों भारत में पहले प्राचीन काल में बहुत से गणराज्य हुआ करते थे, तो बताना है कौन नहीं था। कपिलवस्तु के शाक्य, बिल्कुल सही बात है। कुशीनगर के मल्ल, ये भी सही बात है। वैशाली की लिच्छवी, ये भी सही बात है। लेकिन मगध में दोस्तों क्या था? यहाँ पर नहीं था, तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। मगध में क्या था दोस्तों? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। तो यहाँ पर जो है गणराज्य देखने को मिलते बाकी। अगर थोड़ा सा रुकिएगा, आपसे पूछे कि विश्व का प्रथम, पूरे दुनिया का प्रथम गणराज्य कौन सा था?
पूरी दुनिया का दोस्तों वो कौन था? आपका लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि जो सैनिया किसे कहा जाता है जिसने नियमित और स्थायी सेना रखी थी? तो वो कौन था भाई? बिंबिसार है दोस्तों। बिंबिसार को याद रखिएगा, थोड़ा सा नया प्रकार का प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया तो पूछने की संभावना है। तो किसे सैनिया कहा जाता है? तो और सैनिया का मतलब क्या होता है? सैनिया का मतलब होता है कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। अजातशत्रु दिन से चुनाव की बातें कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? तो दोस्तों कौन हो सकता है? ऐसा आपके सामने है, महापद्म नंद जो है दोस्तों भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। यानी कि इसे क्या क्या कहा गया है भाई? इसे उग्रसेन कहा गया है, इसे पृथ्वी वल्लभ भी कहा गया है, इसे पृथ्वी वल्लभ भी कहा गया है। पृथ्वी मतलब धरती, वल्लभ मतलब होता है दोस्तों स्वामी। और इसे एकराट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एकराट। ये नाम कहाँ देखने को मिलता है? हाथीगुम्फा अभिलेख में। घनानंद को क्या कहा गया है? ये भी बात कर चुके हैं, जेंड्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है? जेंड्रमीज। और शिशुनाग बिंबिसार को दोस्तों श्रोणिक भी कहा जाता है, श्रोणिक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के जो तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या कर लिया? सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का क्या बना लिया? 20वां प्रांत बनाया। ध्यान रखिएगा, छत्रक किसे कहते हैं दोस्तों? प्रांत को कहते हैं। उसने कितना राजस्व उससे प्राप्त होता था? यानी कि जो 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ? ईरान का आक्रमण हुआ और उसने जो भारत का क्षेत्र जीता उसे अपना क्या बनाया? 20वां राज्य बना लिया। तो जो 20वां राज्य था जिसका नाम था सिंध है, इस सिंध से कितना राजस्व प्राप्त होता था? वो दोस्तों 360 टैलेंट जो है यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों मुझे ये तो कम पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि भाई हेरोडोटस जो है ये यहाँ पर कभी नहीं आया हुआ था। ये इनकी जो है जो भी ये लिख करके ले गए थे, इन्हीं के आधार पर जो है इसने इतिहास लिखा था। तो ये हेरोडोटस का सही जवाब हो जाएगा। आया नहीं थे कभी यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो महाजनपद काल था, श्रेणियों के संचालक को उस समय पर जो है श्रेष्ठन कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठन कहते थे। श्रेणियां क्या होती थी दोस्तों? व्यापार जो करने वाले लोग होते थे, जो मतलब मैं व्यापारियों कह देता हूँ, व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। जो श्रेणी का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? श्रेष्ठन कहते थे। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो दोस्तों गृहपति का जो अर्थ होता था, कई लोग क्या बताएंगे घर का स्वामी, लेकिन घर का स्वामी दैया की नहीं है। कई गृहपति का मतलब होता था धनी किसान। क्या अर्थ होता था इसका? गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर प्रकार का प्रश्न है यहाँ पर, यकीन मानिए पूरी क्लास देखने के बाद कोई प्रश्न बाहर नहीं बचेगा, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कि ये दोस्तों क्या दिए हुए हैं? आपके अधिकारी दिए हुए हैं, और कौन से अधिकारी जो दोस्तों कौन से कार्य से संबंधित थे, ये आपके सामने क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए इन्हें जो है हम देखते हैं और मिलाने का प्रयास करते हैं, कौन सा अधिकारी किससे संबंधित था। तो जो अष्टकुलक होता था दोस्तों, अष्टकुलक नाम का अधिकारी किससे संबंधित था? परामर्शदायी संस्था हुआ करती थी। अष्टकुलक जो है दोस्तों क्या होती थी? एक प्रकार की परामर्शदायी संस्था हुआ करती थी। और जो महामात्र हुआ करते थे दोस्तों, ये उच्च कोटि के अधिकारी हुआ करते थे। पता है वैदिक काल में जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, उत्तर वैदिक काल में उन्हें क्या कहा था हमने? रत्निन कहा हुआ था। और एक कितनी संख्या होती थी? 12 रत्निन जो है शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती थी। और जो महामात्र क्या है? उच्च कोटि के अधिकारी महाजनपद काल में होते थे। बलि साधक जो दोस्तों होता था, ये बलि साधक आपका कौन होता था भाई? सीधा सीधा दिया हुआ है। किसानों से कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? बलि साधक कहा जाता था। दोस्तों वैदिक काल में बलि किसे कहा जाता था? जो स्वेच्छा से राजा को कर दिया जाता था उसे हम बलि कहते थे। सौल्किक या शुल्काधिक जो है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। सीधे सीधे मिला दीजिएगा, तो ए का पहला विकल्प दूसरा विकल्प यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वही साहब हम जिसे प्रत्यहंता वंश कहते थे,
हर्यक वंश एक क्या हुआ भाई, राजवंश हुआ। क्या नाम था, हर्यक वंश नाम था। और हर्यक वंश में जो शासक कौन हुआ, सबसे पहले बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बाद क्या हुआ, अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद क्या हुआ, उदयन हुआ। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो वही हो जाएगा, कौन था भाई वो शासक है, अजातशत्रु था। ये अपने पापा की हत्या की और फिर उसके बेटे ने हत्या कर दी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। तो हर कोई जानता होगा, लिच्छवी द्वारा गणतंत्र वैशाली बनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसके द्वारा बताया गया था। तो आप क्या बताएंगे, लिच्छवियों के द्वारा जो है वैशाली में जो गणराज्य बनाया गया था। लिच्छवी गणराज्य दुनिया का पहला गणराज्य है। अगला प्रश्न है, क्या है ये मिट क्यों नहीं रहा है, मिटना चाहिए ना, इसे नहीं मिट रहा है। चलिए ठीक है भाई, फिर से ये तो आप ये मत मान जाइएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है सही है। मैं लाल कलर का प्रयोग कर रहा हूँ इस प्रश्न के लिए। इसमें जो है आपका हो जाएगा, सोचिए कुछ महाजनपद दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ। तो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, कुरु की राजधानी जो हो जाएगी आपकी, पहले जो बनता है उसे मिलाओ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। डी नंबर का दूसरा नंबर, डी नंबर का दूसरा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, लो मिल गया ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लाते रहिए। कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली वाला क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ कह दिया जाता था। पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, पंचाल की राजधानी हो जाएगी अहिछत्र। इसकी दो राजधानी हुआ करती थी हालांकि। और कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी, कौशल की राजधानी हो जाएगी आपकी साकेत। और वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसके बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्रम, वो क्या करते हैं, इसकी 16 महाजनपदों की जानकारी दे दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था। दोस्तों मत्स्य महाजनपद के बारे में पूछा गया है कि मत्स्य महाजनपद जो है कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों चेदी हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ये भी पढ़ चुके हैं कि झेलम नदी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ईरान के भाई यहाँ पर खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे हखामनी होना चाहिए। भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, हखामनी, हखामनी वंश के शासक ने। तो कौन था भाई, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। ये भी हम क्या है पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक जो है आपका महापद्म जो क्या था, नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अद्रमीज या जैन ड्रमीज कहा गया। ये बात भी कर चुके हैं घनानंद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे, महाजनपद काल के 60 प्रश्न देखे। अगर इतने प्रश्न आपने किए हैं, यकीन मानिए इससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं है। पसंद आया है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में आप चाहें तो हमारे लिए कुछ एक दे दीजिएगा। धन्यवाद।